इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैं फोन करके देखता हूं कि वो किस हाल में है। इसका हाल अच्छा नहीं हो सकता। आज के अखबारों में गोपाल और कादर के बारे में तफसीलात पढ़कर वो डर गया होगा। वीरा ने पुरयकीन लहजा में कहा, तुम फोन करोगे तो वो गिड़गिड़ाने लगेगा। मैंने कागज से देखकर चमन का नंबर मिला लिया। 3 घंटियों के बाद रिसीवर उठाया गया तो मेरे कानों में आहूं और सिसकियों के साथ बैन की आवाजें आई और एक गुलूगेर मर्दाना आवाज ने हेलो कहा। मैं चमन अली से बात करना चाहता हूँ। मैंने मोहतात लहजे में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो अब इस दुनिया में नहीं है। बोलने वाले की आवाज रुंध गई। भाई साहब हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। अखबार बीनी के दौरान में थोड़ी देर पहले उनके दिमाग की एक शरियान फट गई। अभी अभी अस्पताल से खबर मिली है कि वो चल बसे हैं। मुझे वो खबर सुनाते सुनाते वो बिलक कर रो पड़ा। वो चमन अली का करीबी अजीज ही हो सकता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। वो खबर सुनकर मैं सकते में रह गया था। इस शख्स से कहने सुनने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। इंसान के बदन में सांस का सिलसिला जारी रहता है तो सारी अकड़ फूंक, दोस्ती और दुश्मनी चलती रहती है और जब ये लड़ी टूट जाती है तो सारे झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला अपने नामाए आमाल के साथ हिसाब किताब की तैयारी कर रहा होता है। मैंने खामोशी से फोन बंद कर दिया। मेरी जुबान से कुरानी कलमात सुनकर इन तीनों को सही सूरत हाल का अंदाजा हो गया था। फौरी तौर पर कोई कुछ नहीं कह सका। हंसते मुस्कुराते माहौल पर यूं बोझल सकूत तारी हो गया था जैसे हमारे हरीफ की बजाय कोई साथी दुनिया से गुजर गया हो। वही हुआ जो मैं कह रही थी। चंद सानियों बाद वीरा कह रही थी, मेरा वजदान बता रहा था कि कुछ न कुछ जरूर होगा। उसे क्या हुआ? शायद दिल का दौरा पड़ा होगा। अखबार बीनी के दौरान में ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग की शरियान पड़ी थी। मैंने उसकी तस्दीक की। तुम उसकी हमायत कर रहे थे और कुदरत मेरे साथ थी। वीरा बोली, इसके खिलाफ बड़ी अदालत से फैसला सादर हो चुका था। यूं भी कहा जा सकता है कि तुम काली जुबान हो। सुल्तान शाह ने चिढ़कर कहा, डैनी को फोन करने पर मजबूर करके तुमने सारा मूड गारत कर दिया। अब पूरे दिन का अल्लाह ही हाफिज है। पता नहीं तुम इतना क्यों बोलती हो। उसकी मौत की खबर अखबारों में नहीं आएगी। वीरा ने मूड बहाल करने की कोशिश में उसे चिढ़ाया। फोन करने के नतीजे में तुम्हें पता तो चल गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो वाकई शरीफ और गैरतमंद इंसान था। उसका एहसास जुर्म उसे ले डूबा। गजाला ने कहा, तुम तीनों को उसकी मौत का इसी कदर सदमा है तो इसके जनाजे में शिरकत के लिए चले जाओ। शाम तक फारिग होकर लौट आओगे। मैं तुम्हारे लटके हुए उदास चेहरे देखने से बचाऊंगी। इस बार वाकई अजीब और हैरतनाक वाकयात पेश आए हैं। मैंने हल्की सी फुरेरी लेकर कहा, ये वो मकाम है जहां इंसान की अकल और हर दलील साथ छोड़ जाती है। इसे किसी बरतर कुव्वत के वजूद का कायल होना पड़ता है। चोर, डाकू, कातिल और दहशतगर्द लड़ते भिड़ते हुए कहीं न कहीं कुत्ते किसी मौत मारे जाते हैं। वीरा कहने लगी, सफेद पोश मुजरमों का आमतौर पर ऐसा ही अंजाम होता है। इस पर दिल गिरफ्तार होना हमाकत है। वक्त और किस्मत दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारा काम खुद बखुद आसान और हल्का होता जा रहा है। सुल्तान शाह ने यह कहकर अंगड़ाई लेते हुए कुर्सी छोड़ दी। चमन अली की मौत की खबर के असरात मेरे आसाब पर से जल्द ही जाहिर हो गए। हम में से किसी को इससे हमदर्दी नहीं थी क्योंकि वो बहरहाल एक मुजरिम और मुराद का मददगार था। घर का माहौल दोबारा खुशगवार होता चला गया। इब्तदाई नोक झोंक का यह फायदा जरूर हुआ कि वीरा किसी से कुछ कहे बगैर खामोशी से किचन में जा घुसी और गजाला को मेरे साथ वक्त गुजारने का मौका मिल गया। इस वक्त हमारे पास कोई काम नहीं था। गजाला ने बहुत लाड के साथ साहिल की सैर की ख्वाहिश जाहिर की और मैं संजीदगी से इस फिक्र में मसरूफ हो गया कि वीरा और सुल्तान शाह को किस तरकीब से घर पर छोड़ा जाए। दिन रात की मसरूफियत की वजह से वो दोनों भी हर वक्त तफरीह के लिए तरसे रहते थे। इन्हें हमारे असल प्रोग्राम की भनक भी मिल जाती तो इन्हें घर पर छोड़ना दुश्वार हो जाता। इसी दौरान में मैंने अव्वल खान को फोन करके चमन अली के अलमनाक अंजाम से आगाह कर दिया। वो अपने लगे बंदे असूलों पर चलने वाला आदमी था। उसे वो खबर सुनकर जरा भी कलक नहीं हुआ, बल्कि उसका रद्द-ए-अमल हैरत अंगेज तौर पर वही था जो वीरा का था। दोपहर के खाने पर गजाला ने मेरी हदायत के मुताबिक कपड़ों की खरीदारी की फरमाइश कर डाली, जो मैंने कदरे चू चराग के बाद मंजूर कर ली। इस काम में सुल्तान शाह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। गजाला ने रस्मन वीरा से साथ चलने के बारे में पूछा तो उसने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। बस गजाला को यह ताकीद कर दी कि वो अपनी ही पसंद और नाप के चंद फाजल जोड़े बेल लेते आए जो उसके काम आ सकते थे। मैंने वीरा के फरमान पर कोई तबसरा नहीं किया तो कुछ देर के इंतजार के बाद वो खुद ही बोल पड़ी, मेरा और गजाला का कद और बदन यकसा है।
हम आसानी से एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। अगर मैं भारी हो रही हूं तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि गजाला भी मोटी हो गई है। अरे वो मजाक की बात थी, मैंने हंसकर उसे टाल दिया। तुम बिला वजह इसे अपने दिल पर ले बैठी। मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे। गजाला पर तनकीद तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हुस्न और नजाकत को इस पर खत्म समझते हो। यह मैंने तुमसे कब कह दिया? मैंने हैर से आंखें फाड़ कर पूछा। बहुत सी बातें कहे बगैर समझ ली जाती हैं। तुम बिला वजह ही अपनी लैला के मजनू नहीं बने हुए। कद और बदन तक तुम्हारी बात ठीक है, मगर हमारी पसंद यकसा नहीं है। गजाला ने हंस कर कहा, तुम शौक और बड़े प्रिंट्स पसंद करती हो, मुझे हल्के फुल्के रंग और डिजाइन अच्छे लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुनियादी तौर पर हमारी पसंद भी एक ही है। वीरा ने मानी खेज लहजे में भी बाकी से क्या डाला। यकीन ना आए तो अपने डैनी से पूछ लो। मैं बुखला गया, मगर गजाला की तेवरियों पर बल तक ना आया। उसने बददस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, पसंद इतनी यकसा हो तो कहीं कहीं टकराव भी हो जाता है, मगर हमारे दरमियान आज तक ऐसी नौबत नहीं आई। गजाला की इस जुमानी जवाब पर मेरी तबीयत खुश हो गई। वीरा खिफत अमेज लहजे में कह रही थी, कभी मैं खामोशी से अपनी हार मान लेती हूँ और कभी तुम फराख दिल हो जाती हो। ऐसा ना होता तो शायद अब तक हमारा साथ छूट चुका होता। बातें चलती रहेंगी, मगर यह तय हो चुका था कि हम दोनों के साथ कोई और नहीं जाएगा। 3 बजे हम दोनों गाड़ी लेकर घर से रवाना हो गए। गजाला अपनी फरमाइश पूरी होने पर बहुत खुश थी और बात बात पर खिली पड़ रही थी। अपना झूठ निभाने के लिए हमने सदर की एक मशहूर दुकान से उजलत में चंद जनाना सूट खरीदे और फिर टावर के रास्ते हाक्स बे की तरफ रवाना हो गए। क्लिफ्टन के मुकाबले में कराची का वो पुरस्कून और रोमान परवर साहिल हमेशा से मुझे पसंद रहा है। वो छुट्टी का दिन नहीं था। हाक्स बे के साफ सुथरे साहिल पर खाल ही लोग नजर आ रहे थे, जिन्होंने शहर के शोरगुल और कसावतों से उकताकर अपनी गाड़ियों में इस पुरफिजा साहिल का रुख किया था। मैंने ऐसे मकाम पर गाड़ी रोक दी जहां समंदर की झाग उड़ाती और दम तोड़ती हुई मौजों की तिलिस्माती गूंज और बहरी परिंदों की आवाजों के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने जूतियां गाड़ी में लाक की और गजाला का हाथ थाम कर ढलवान साहिल की सुरमई रेत पर तकरीबन दौड़ता हुआ घुटनों घुटनों पानी में चला गया। वो मेरी जिंदगी का एक हयात परवर और यादगार दौरानिया था। मुझे जिंदगी में यकायक नयापन महसूस होने लगा था। हम पैरों के नीचे से निकलती हुई रेत पर देर तक एक दूसरे के साथ खेलते और पानी उड़ाते रहे। खुले समंदर की अनजान गहराइयों से जन्म लेने वाली तूफानी लहरें हमारे कदमों को छूते हुए साहिल पर दूर तक झाग फैला रही थी। हर नई लहर के साथ मुझे सरशारी का अजीब एहसास हो रहा था। मौसम और साथ ऐसा था कि पानी से बाहर निकलने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर जिंदगी में कुछ भी अमर नहीं होता। इंसान समेत सब कुछ गुजर जाने के लिए वजूद में आता है। गजाला के नाजुक होंठों पर सर्दी की हल्की सी निलाहट देखकर मैंने वापसी की राह इख्तियार कर ली। भीगे हुए कपड़ों को साहिल की धूप और हवा में खुश करने के लिए हम देर तक पानी से जरा दूर चहलकदमी और बातें करते रहे। मुसलसल बातें करते रहने के बावजूद बात में से बात निकलती चली आ रही थी। पता नहीं गजाला कब से वो खुशगवार यादें और बातें दिल में लिए बैठी थी। जब सूरज की अकलौती आंख जमीन और समंदर को कहरबार अंदाज में घूरती हुई समंदर और आसमान की मिलती हुई लकीर से करीब होने लगी तो हम गाड़ी की तरफ हो लिए। चंद मिनट बाद हम फसूं खेज साहिल को छोड़कर शहर की धुआं उगलती चिमनियों की तरफ लौट रहे थे। मारीपुर के इलाके से गुजरते हुए मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। मैंने बटन दबाकर फोन कान से लगाया और शरीफा आबाद वाली नसरीन के पास काम करने वाली नीमा की आवाज सुनकर फोन जल्दी से गजाला को थमा दिया। वह हेलो हेलो करती रह गई, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसने फोन बंद कर दिया और पूछा, किसकी कॉल थी? वही पागल नीमा थी। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। मुझे अंदेशा था कि नीमा का फोन आ जाने पर गजाला मेरी और उसकी क्लिफ्टन की सैर का जिक्र जरूर छेड़ेगी, लेकिन उसने इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। वीरा के कौल के मुताबिक गजाला की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो फराख दिल थी और हर जरूरी मौका पर चशमपोशी से काम लेती थी। फासला घटने के साथ साथ रास्ते पर ट्रैफिक की भीड़ बढ़ने लगी। हमारी रफ्तार कम हो गई। शहर भर की रोशनियां जल जाने के बाद हम घर पहुंचे तो हमारी हालत आवारा गर्दी की कहानी सुना रही थी। बालों से लेकर चेहरे, लिबास, पैरों और गाड़ी के पायदान तक में सुनहरी समुद्री रेत चमक रही थी। जब तक हम समंदर के पानी में थे सब कुछ मजा दे रहा था, लेकिन घर पहुंचते ही खारे पानी की चिपचिपाहट और रेत की चुभन नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी। मैं अपने कमरे के बाथरूम में चला गया। गजाला वीरा के बाथरूम में जा घुसी। मैं नहाकर निकला तो भूख चमकी हुई थी। बाथरूम से गजाला की वापसी तक मुझे वीरा और सुल्तान शाह के काटदार सवालों का सामना करना पड़ा। इन्हें यह यकीन दिलाना दुश्वार हो रहा था कि शॉपिंग से जल्द फारिग होने की वजह से हम साहिल की तरफ निकल गए थे। वो दोनों समझ चुके थे कि हम तफरीह के लिए इनसे शॉपिंग का बहाना करके घर से निकले थे।
इस रोज वीरा ने रजाकाराना तौर पर किचन का सारा इंतजाम खुद संभाला था, इसलिए खाने वगैरह की तैयारी में अपने सुगड़पन के सारे जोहर यकजा कर दिए थे। गजाला ने गुस्ल से फारिग होते ही उसके साथ मिलकर मेज लगाई और मामूल के वक्त से पहले ही खमर लजीज डिनर का आगाज हो गया। थकान और फिर शिकम शेर होने का खुमार जल्द ही अपना रंग दिखाने लगा। मैं ड्राइंग रूम में ज्यादा देर तक इन लोगों की मजलिस का साथ नहीं दे सका और 2 सिगरेटें खत्म करने के बाद सोने के लिए अपने कमरे में चल दिया। मैंने कमरे की रोशनियां गुल करके अपने सराहने रखा हुआ टेबल लैंप रोशन किया और पढ़ने के लिए एक किताब उठा ली। नींद का गलबा इतना शदीद था कि मैं चंद सफाहत से ज्यादा न पढ़ सका और मेरे पेपोटे नींद से बोझल होते चले गए। मुझे कुछ इल्म नहीं कि इन तीनों ने कब ड्राइंग रूम छोड़ा और गजाला कमरे में कब आई। गहरी नींद से मेरी आंख किसी आवाज की वजह से खुली। मैं बेदार होकर कुछ न समझने वाले अंदाज में बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ा, पलके झपकाता रहा। फिजा पर रात का गहरा सकूत छाया हुआ था, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा, सकूत बरकरार रहा और मेरी पलकें एक मर्तबा फिर नींद के खुमार से बोझल होने लगी। एक लंबा वक्फा गुजरने के बाद फिर चिड़चिड़ाहट की तेज आवाजें आई और थम गई। यूं महसूस हुआ जैसे सूखी हुई पुख्ता लकड़ी में से कुछ निकालने की कोशिश की गई है। पहली आवाज को मैंने नींद का धोखा समझकर नजरअंदाज कर दिया था, मगर दूसरी बार मेरे कानों ने उस आवाज को समझने में गलती नहीं की थी। मैंने पलटकर गजाला की तरफ देखा। वह दुनिया और माफिया से बेखबर है, गहरी नींद सो रही थी। मैंने अपने तकिए के नीचे से भरा हुआ रिवाल्वर निकाला और नहायत खामोशी से बिस्तर छोड़ दिया। मैं दबीज कालीन पर नंगे पांव चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। बहुत एहतियात से हैंडल घुमाकर दरवाजे को कदरे वाह किया और सुराख से बाहर फैली हुई तारीकी में रेंग गया। इस बार वक्फा ज्यादा तवील नहीं रहा। आवाजें फिर आईं। साफ अंदाजा हो रहा था कि करीब ही कोई कुछ उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा ज़हन बहुत तेजी से काम कर रहा था। वो आवाज ड्राइंग रूम की तरफ से आई थी। मैं रिवाल्वर ताने अंधेरे में आगे बढ़ा और फिर अपनी जगह जम कर रह गया। ड्राइंग रूम में मुकम्मल और गहरी तारीकी थी। इसके मुकाबले में बाहर तारों भरे आसमान तले कदरे उजाला था, जो शायद कहीं जलते हुए किसी बल्ब की रोशनी के इनेकास का नतीजा था। इस धुंधली रोशनी में ड्राइंग रूम की खिड़की के पीछे 3 इंसानी सर और धड़ नजर आ रहे थे। इन तीनों के चेहरों पर कपड़े लिपटे हुए थे। इन्होंने किसी औजार की मदद से खिड़की में लगी हुई मजबूत आयनी ग्रिल को चौखट से उखाड़ लिया था और इस वक्त ग्रिल को चौखट से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे वजूद पर इस्तराब तारी होने लगा। 3 चेहरे नजर आ रहे थे। इन नामालूम लोगों के दूसरे साथी अहाते में फैले हुए हो सकते थे। इनकी तादाद तशवीशनाक हद तक ज्यादा थी। मुझे हैरत थी कि इन आवाजों ने वीरा, गजाला और सुल्तान शाह की गहरी नींद में कोई खलल नहीं डाला था। घर में घुसने की कोशिश करने वाले इन दीदा तरेर और नामालूम लोगों को ललकारने के लिए मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे तशवीश ये थी कि वो लोग अपनी तादाद में बढ़तरी की वजह से किसी तरह घर में घुसने में कामयाब हो गए तो वो तीनों गहरी नींद से बढ़ाकर बेदार होने की वजह से कुछ भी नहीं समझ सकेंगे और बुखलाहट की वजह से मारे जाएंगे। इस वक्त तक खिड़की की ग्रिल अपनी जगह छोड़कर लकड़ी में फंसे हुए कुछ लंबे पेचों के सहारे उलझ गई। इनमें से एक ने यूं ही शीशे का पट्ट एक तरफ सरका कर रास्ता बनाने की कोशिश की। मैंने आहिस्तगी से रिवाल्वर का सेफ्टी केज हटा दिया। फ्रेम से उखाड़ी जाने वाली ग्रिल ने इतनी जगह पैदा कर दी थी कि इंसान तो दरकिनार, नौजवान मगर सुबक अंदाम सांड भी आसानी से वहां से गुजरकर घर में आ सकता था। मैंने हाथ सीधा करके खिड़की का पट सरकाने वाले की खोखपड़ी का निशाना लिया और फायर कर दिया। फायर करते ही मैं खुद हैरत से उछल पड़ा। बैक वक्त 2 गोलियां चलने के धमाके हुए थे। दोनों का निशाना शायद एक ही था, क्योंकि फायरों के जवाब में उखड़ी हुई खिड़की से बाहर एक भयानक चीख सुनाई दी थी। इस नागाहानी चीख में उस बुला का दर्द पनाह था कि इसके बारे में यह तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि वो गोलियां खाने के बाद जिंदा रहा होगा। जख्मी का वजूद जमीन पर गिरने की धमक बहुत वाज़ेह थी। इसके साथ ही बाहर से मजीद कुछ आहटें सुनाई दी और उखड़ती हुई खिड़की के पसे मंजर में नजर आने वाले तीनों चेहरे यकलख्त मादूम हो गए। मुझे हैरत थी कि मेरे शिकार पर दूसरी गोली किसने चलाई थी, मगर मैंने कन्नखियों से यह देख लिया था कि दूसरा फायर मेरी दाहिनी जानिब से किया गया था और दोनों ही गोलियां निशाने पर लगी थी। कौन है? जले हुए बारूद से भरती हुई खामोश फिजा के तसलसल में मैंने इस्तरारी लहजे में ललकारा, जवाब दो वरना बेदुरे गोली मार दूंगा। एहतियात से मारना। अंधेरे में सुल्तान शाह की दबी दबी आवाज उभरी। मैं शायद तुमसे पहले ये सारा तमाशा देख रहा था, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि इनका क्या करूं। सुल्तान शाह की आवाज सुनते ही मेरा दिल शेर हो गया। तुम यहीं रुको, मैं उस उखड़ी हुई खिड़की से बाहर देखता हूं। पता नहीं ये कौन लोग हैं और यहां क्या लेने आए हैं। रात के गहरे सकूत में मेरी वो आवाज इतनी बुलंद थी कि शायद बाहर भी सुन ली गई, और जो ही मैं खिड़की के नजदीक पहुंचा
باہر سے کلاشنکوف کا ایک فائر ہوا۔ اگر میں فوراً ہی قالین پر نہ گر گیا ہوتا تو بکھلاہٹ کے عالم میں چلائی ہوئی وہ گولی میرے بدن کے کسی بھی نازک حصے کو چاٹ سکتی تھی۔ چند ثانیوں تک یوں ہی قالین پر سانس روکے پڑا رہا۔ اس دوران میں مجھے باہر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ لوگ اپنے زخمی یا مردہ ساتھی کو وہاں سے اٹھا لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس وقت تک میں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر پایا تھا۔ ہم نے بظاہر اپنے تمام دشمنوں کو زیر کر لیا تھا اور چمن علی پر بلڈ پریشر کا جان لیوا دورہ پڑنے کے بعد میدان بالکل ہی خالی رہ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ تینوں کون تھے اور کس نیت سے ہمارے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بات تسلی بخش تھی کہ ہم نے بروقت مداخلت کر کے ان کی کوشش ناکام بنا دی تھی، مگر پھر بھی ان میں سے کسی نہ کسی کا ہاتھ آنا بہت ضروری تھا کہ ان کی اصلیت اور ارادوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ لمحہ بھر کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید وہ تینوں پیشہ ور چور یا اچکے رہے ہوں اور اندھیرے میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے ہمارے گھر کا رخ کر بیٹھے ہوں، مگر وہ خیال زیادہ جاندار نہیں تھا۔ کسی پیشگی منصوبے کے بغیر اندھیری راتوں میں گلیوں میں پھرنے والے چور اور اچکے پولیس کی کڑی باز پر کے خوف سے ایسا کوئی ہتھیار ساتھ لے کر نہیں نکلتے جس سے ان کے مذموم عزائم کی نشاندہی ہو سکے، جبکہ ہمارے گھر میں آنے والے آہنی گرل تک اکھاڑنے کے لوازم سے لیس تھے۔ کیا ہوا یا کیا ہو رہا ہے؟ میرے کانوں میں غزالہ کی سرسراتی ہوئی آواز آئی۔ فائرنگ کے شور نے اس کی نیند خراب کر دی تھی، مگر ویرا اس وقت بھی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ جہاں ہو وہیں رکی رہو، میں نے قالین چھوڑے بغیر کہا۔ کچھ لوگ احاطے میں گھس آئے ہیں، یہ گرل بھی شاید انہوں نے ہی اکھاڑی ہے۔ غزالہ کی آواز سے تشویش مترشح تھی۔ میں نے اس کی خود کلامی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے سلطان شاہ کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ کافی دیر سے اس کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ پھر اسی لمحے احاطے سے اس کی للکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اپنے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ بدن چھلنی کر دوں گا۔ تم دونوں میرے نشانے پر ہو۔ وہ غالباً میری لا علمی میں داخلی دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اکھڑی ہوئی گرل میں سے ہوتا ہوا مکان کی بغلی کلی میں کود گیا۔ اس طرف مکان اور احاطے کی دیوار کے درمیان مختصر سی پختہ گلی تھی جو مکان کے آخری سرے تک چلی گئی تھی۔ وہاں احاطے کی دیوار کی جڑ میں پھول دار پودے لگے ہوئے تھے جن کے درمیان بہت سے خود رو پودے بھی اگائے تھے۔ میرے اندازے کے عین مطابق وہ 3 ہی تھے۔ انہوں نے اپنے زخمی ساتھی کو فرش پر کافی دور تک گھسیٹ لے جانے کے بعد کندھے پر لاد لیا تھا اور فرار کی تیاری کر رہے تھے کہ سلطان شاہ نے اس گلیارے کے ایک سرے پر پہنچ کر ان کے فرار کی راہ مسدود کر دی۔ اس لمبے راستے کے ایک سرے پر سلطان شاہ موجود تھا، دوسرے سرے پر ہمارے تینوں مجرم تھے اور میں درمیان میں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ تینوں سلطان شاہ کی للکار پر اپنی جگہ پر رک ضرور گئے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت محض فطری ہچکچاہٹ میں مبتلا تھے اور اپنے عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیزی سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ میں نے کسی بھی قیمت پر کوئی موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بظاہر وہ تینوں مسلح تھے، لیکن زخمی ہونے والا عملی طور پر ناکارہ ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسرے نے اسے اپنے کندھے پر لاد لیا تھا، اس وجہ سے وہ اپنی کلاشنکوف سے کوئی مؤثر مدد نہیں لے سکتا تھا۔ ان تینوں میں سے اس وقت صرف وہی شخص زیادہ خطرناک تھا جو آزادی کے ساتھ اپنے ہتھیار کے استعمال پر قادر تھا۔ کلاشنکوف اس کے دونوں ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی، مگر اس کی نال کا رخ زمین کی طرف تھا۔ وہ سلطان شاہ کے پستول کی رینج سے باہر تھا، اسی لیے تذبذب میں تھا، مگر میں اس کے قریب نمودار ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی تیسرے فرد نے اپنی کلاشنکوف سیدھی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسے کوئی مہلت دیے بغیر فوراً ہی اس کے داہنے بازو پر گولی چلا دی۔ اس کا رد عمل ریوالور سے نکلی ہوئی گولی کی رفتار سے زیادہ تیز نہیں تھا۔ گولی کھاتے ہی کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور میں نے پوری قوت سے اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ صورتحال ان لوگوں کے لیے ہولناک تھی۔ اپنے ساتھی کا حشر دیکھتے ہی دوسرے نے اپنے کندھے پر لدے ہوئے تیسرے بے حس و حرکت شخص کو پھرتی سے نیچے گرا دیا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کی کلاشنکوف کا مضبوط اسٹیپ زخمی یا مردہ شخص کی ٹانگ میں پھنس گیا۔ وہ بلند آہنگ غراٹوں کے ساتھ پھنسا ہوا اسٹیپ نکالنے کی کوششیں کرنے لگا۔ اسے یہ ہوش نہ آ سکا کہ وہ اپنے پھنسے ہوئے ہتھیار کو بھول کر زمین پر پڑی ہوئی کلاشنکوف سنبھال لے۔ اس کے کامیاب ہونے سے پہلے میز پر جا پڑا۔ میں نے اپنے ریوالور کی نال تھام کر پوری قوت سے اس کے دہانے پر آہنی دستے کی ضرب لگائی۔ اس کا منہ لہو لہان ہو گیا، اس کے ہونٹ وغیرہ پٹنے کے ساتھ اس کے کئی دانت بھی ٹوٹ کر شاید حلق میں جا پھنسے تھے، کیونکہ اسے کھانسی کا بھیانک پھندا لگ گیا تھا۔ فوری طور پر اس کے سنبھلنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اسے اوسان باغتا کر کے میں زخمی بازو والے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پشت سے اس کی ٹانگوں کے درمیان ہاتھ ڈالا اور بہت بے رحمی کے ساتھ اسے نیچے گھسیٹ لیا۔ اس کے حلق سے برآمد ہونے والی پہلی چیخ میری وحشیانہ گرفت کا نتیجہ تھی۔
اس کے بعد وہ چیختا ہی چلا گیا۔ اس کا چہرہ اور پورا بدن کھردری دیوار سے رگڑ کھاتا ہوا نیچے آیا تھا اور وہ اوندے منہ کے آری میں ڈھیر ہو گیا۔ اسی اثنا میں سلطان شاہ بھی میرے پاس آ پہنچا تھا۔ غزالہ میری تقلید میں اکھڑی ہوئی کھڑکی کے راستے باہر نکل آئی تھی۔ اپنے سروں پر یکا یک 3 نفوس کو سوار دیکھ کر نامعلوم افراد کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ میں نے ان دونوں پر کچھ تشدد کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی تھی، لیکن سلطان شاہ کے دل میں غبار بھرا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں پر باری باری مکوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ یہ تینوں کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے تھے؟ غزالہ نے الجھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ابھی تو ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہے، بعض برس کی نوبت آئے گی تو یہ کچھ اگلیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ پنگ پانگ کھیلنے نہیں آئے تھے، ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ الو کے پٹھے۔ سلطان شاہ کا تھپڑ کھا کر اپنے قدموں کے قریب گرنے والے کی پسلیوں پر ٹھوکر مار کر میں نے حکارت سے کہا، تم لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ گھروں میں کھڑکیوں سے نہیں دروازوں سے داخل ہوا جاتا ہے؟ خدا کے لیے ہم پر رحم کرو، ہمیں بہت مار پڑ چکی ہے۔ وہی شخص ہانپتے ہوئے رہا۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنی رات گئے ہمارے گھر کی حدود میں کم از کم 4 فائر ہو چکے تھے، مگر قرب و جوار سے کہیں بھی کسی نے کوئی آواز بلند نہیں کی تھی۔ یہ بات ناممکن تھی کہ فائرنگ کے دھماکے علاقے کے مکینوں نے نہ سنے ہوں۔ بہت سے لوگ یقیناً جاگ اٹھے تھے اور فکر مندی مگر خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں محصور تھے۔ اس معزز اور تعلیم یافتہ آبادی میں سے کوئی بھی اپنی جان کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا، نہ کسی خونی واردات کا عینی شاہد بن کر طویل عدالتی کارروائیوں میں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ ہمارے معاشرے کی نچلی سطح کی 2 اہم ترین برائیاں تھیں جن کی وجہ سے ہر قسم کے جرائم پوری آزادی سے پھل پھول رہے تھے۔ سب سے پہلے لوگ پولیس والوں کے غیر دوستانہ بلکہ درست رویے سے ڈرتے تھے، کیونکہ قانون کے نفاذ کی بنیادی ذمہ داری انہی کی تھی۔ وہ اگر چاہتے تو خفا ہو کر کسی بھی شریف شہری پر کوئی سنگین فرد جرم عائد کر کے فوری طور پر اسے پس زنداں پہنچا سکتے تھے۔ یہ اور بات کہ ایسے شریف شہری اپنی بے گناہی ثابت کر کے یا کہیں کوئی مکا کر کے جلدی سلاخوں سے باہر آ جاتے، مگر ان کے ان دنوں کا کون ذمہ دار ٹھہرایا جاتا جو وہ قید میں گزارتے تھے؟